नमस्कार मित्रों, जीव विज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं मानव आहार। हम सभी मानव हैं और हम जो आहार लेते हैं उन्हीं आहारों के बारे में आज चर्चा करना है। ये टॉपिक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, इसके बगैर हम चल नहीं सकते, है ना। एनर्जी का जो स्रोत है वो सभी हमारे इसी से मिलते हैं। और दूसरा, जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे मानव तंत्र में जब भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, वसा, इन सब की चर्चा भी हमें बार बार देखने को मिलेगी। तो इस संदर्भ में मैंने सबसे पहले यही सोचा कि पहले मानव आहार को कर लेते हैं, इससे संबंधित जो भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि आगे कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मानव आहार, यानी कि हम जो भोजन करते हैं इन भोजनों की बात करें तो आखिरकार भोजन में करते क्या है। अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि हम सभी लोग भोजन में क्या लेते हैं तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे? समोसे, दाल, चावल, रोटी, जबकि ये सही उत्तर नहीं है। विज्ञान की भाषा में ये सही उत्तर नहीं है। दैनिक जो जीवन है, दैनिक जीवन के अनुसार ये सही है, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम बात करें कि आखिर मानव आहार यानी कि हम जो आहार लेते हैं इसमें क्या क्या लेते हैं, तो इसमें हम 6 चीज़ें ही लेते हैं। चाहे हम कुछ भी खा लें, इसमें से हमें 6 चीज़ें ही प्राप्त होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स और छठा पानी। ये 6 चीज़ें ही हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। अब ये 6 चीज़ों में भी 2 प्रकार से हम इसको कैटेगरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मुख्य तत्व, यानी कि जो भोजन है, भोजन में मुख्य तत्व क्या है, यानी कि सबसे बड़े मात्रा में जो हम लेते हैं वो मुख्य तत्व के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म तत्व, यानी कि भोजन के अंतर्गत इसकी जो मात्रा होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मानव आहार के अंतर्गत हम 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक जो होता है वो होता है हमारा मुख्य तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, सूक्ष्म तत्वों के अंतर्गत विटामिन, मिनरल्स और पानी, ठीक है ना। अब इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए समझते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट समझेंगे, इसके प्रकार समझेंगे, फिर प्रोटीन, फिर वसा और फिर विटामिन, है ना। 4 चीज़ों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर बोलूँ तो सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में शर्करा या फिर शुगर के नाम से जानते हैं ना। शुगर या फिर शर्करा के नाम से जानते हैं, किसमें? सामान्य बोलचाल की भाषा में। अब कार्बोहाइड्रेट कहेंगे किसे, उसकी अगर चर्चा करें तो देखिएगा, ऐसे रासायनिक अणु जो कार्बन से निर्मित तथा उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है तो आप क्या बताएंगे कि ये ऐसे रासायनिक अणु हैं जो कार्बनों से निर्मित होते हैं और उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? ऐसे अणु को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना। जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन का 50 से 60% भाग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है ना। इसका कार्य अगर देखें कि आखिर कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है तो इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना। हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को करने हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ियों की बात करें तो गाड़ी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इन सब से चलती है। तो मान लीजिए पेट्रोल की गाड़ी है तो जब तक हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वो चलेगी नहीं, यानी कि हम पेट्रोल के माध्यम से क्या दे रहे हैं? उसको ऊर्जा दे रहे हैं और उस ऊर्जा के माध्यम से वो चल रही है, ठीक है ना। वैसे ही शरीर जो है हमारा, जैसे हमारा हाथ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, हम चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से? ऊर्जा की वजह से हो रही है। हमारे शरीर में ऊर्जा ही ना हो तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना,
ठीक। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। तीनों के बारे में समझते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, इनके क्या क्या नाम हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक के बारे में हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें मोनोसेकेराइड, है ना। तो अभी हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट क्या है, शर्करा, है ना। सामान्य बोलचाल की भाषा में शर्करा बोलते हैं। अब यहाँ पर मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड का जो निर्माण होता है वो केवल एक ही शर्करा के अणु से होता है, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड की बात करें तो वैसे है ना, मोनोसेकेराइड किसे कहेंगे, जिसका निर्माण केवल एक ही शर्करा के अणु से होता है, उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों जो है, तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों मोनोसेकेराइड है। यानी कि इसका निर्माण किससे हुआ है, एक ही प्रकार के अणुओं से, एक ही प्रकार के शर्करा के अणुओं से इसका निर्माण हुआ है। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर बोलते हैं, जो कि प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, है ना, ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर। यानी कि जो हमारा ग्रेप्स होता है, अंगूर होता है, अंगूर में जो मिठास होता है वो किसकी वजह से, ग्लूकोज की वजह से होता है। जब भी हमें ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता होती है, सबसे पहला काम क्या होता है, डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि इन्हें ग्लूकोज चढ़ाएं। यानी कि हम जो भी भोजन लेते हैं तो भोजन में ये डायरेक्टली हमें प्राप्त नहीं होता, उसका पाचन होता है। और पाचन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा भोजन है वो जटिल पदार्थों के जो अणु है उसका मिश्रण है। अब उसको तोड़ तोड़ के सबसे सूक्ष्मतम इकाई के रूप में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो जटिल स्वरूप में है, उसको तोड़ के सूक्ष्म स्वरूप में कर देना पाचन कहलाता है। और जब सूक्ष्म स्वरूप में आ जाता है उसके बाद ही हमारे शरीर के द्वारा उसका अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो हैं ये क्या है, एक ही प्रकार के शर्करा के अणु से बने रहते हैं, इसलिए शरीर को इसमें पाचन करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली शरीर इसका ऑब्जर्वेशन कर लेता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी किसी की तबीयत खराब होती है, तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे बोला जाता है कि आप ग्लूकोन लीजिए, है ना, ग्लूकोज है ना, जिसे ग्लूकोन डी, ग्लूकोज डी इस नाम से जाना जाता है। तो ग्लूकोज लेने की सलाह दी जाती है। या फिर हॉस्पिटल में आप किसी से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं। इसका कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण है ना, वैज्ञानिक कारण है, किसी को नहीं पता लेकिन फिर भी फ्रूट्स लेके जाते हैं। कारण क्या है, अगर अंगूर ले गए तो सबसे बढ़िया है, खाए तत्काल एनर्जी मिला, है ना। ग्रेप शुगर क्या है, ये क्या है, एक ही प्रकार के शर्करा के अणुओं से बना है, खाएं तत्काल एनर्जी हमें मिल जाएगी। उसके बाद फ्रूट शुगर, ये भी क्या है, जो भी फ्रूट्स मीठा होता है वो फ्रक्टोज की वजह से मीठा होता है, फ्रूट शुगर वहाँ उसमें पाया जाता है, इसको भी हम खाएं तत्काल एनर्जी की प्राप्ति हमें हो गई, है ना। और गैलेक्टोज जो है ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। पहला समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड की चर्चा करें तो ये क्या है, 2 शर्करा के अणुओं से इसका निर्माण होता है। 2 शर्करा के अणुओं से जिसका निर्माण होता है उसे डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 जो है ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अब सुक्रोज जो बनता है, यानी कि 2 प्रकार के इसमें शर्करा के अणु हैं, कौन कौन से, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलता है तो वो क्या निर्माण करता है, सुक्रोज निर्माण करता है। और इसी को हम केन शुगर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारा ईख है, ईख जो मीठा लगता है वो किसकी वजह से लगता है, सुक्रोज की वजह से लगता है। और सुक्रोज किसके मिलने से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है और इसको केन शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर देखें माल्टोज, तो माल्टोज किससे मिलने से बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज के जब 2 अणु मिलते हैं तो वो माल्टोज का निर्माण करते हैं और इसे बोलते हैं माल्ट शुगर। यानी कि जो ईख होता है, जब इससे जूस निकाला जाता है, जूस निकालने के बाद जो चीज़ बच जाता है उसको हम बोलते हैं माल्ट, और इससे देखा जाए तो शराब वराब का निर्माण किया जाता है। तो माल्ट शुगर जो है, माल्टोज
ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, जबकि लैक्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है और इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा दूध मीठा लगता है ना, जब कच्चा रहता है तब मीठा लगता है, और वो जो उसकी मिठास होती है वो लैक्टोज की वजह से होती है। तो ये बात याद रखिएगा, और प्रश्न के रूप में पूछा भी जा चुका है कि लैक्टोज में निम्न में से क्या मिलता है ना, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखें तो अगला है हमारा पॉलीसेकेराइड, है ना। यहाँ पर देखिएगा, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और पोली का मतलब होता है दो से अधिक। सेकेराइड का मतलब क्या हो गया, शर्करा। तो यहाँ पर भी शर्करा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर भी शर्करा हो गया और यहाँ पर भी शर्करा हो गया। तो यहीं से हमारा इसका मतलब ही समझ में आ जाता है। मोनो यानी कि एक शर्करा के अणु, मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड यानी कि शर्करा के दो अणु, है ना। और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड यानी कि दो से अधिक शर्करा के अणु जहाँ भी हो उससे पॉलीसेकेराइड कहा जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारे शर्करा के अणु देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सेलुलोज। सेलुलोज की बात करें, ये क्या है, तो ये पौधों का जो शरीर बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और इसकी बात करें तो सेलुलोज को केवल बैक्टीरिया पचा सकता है, मानव नहीं पचा सकता, ठीक है ना। अगर पचा पाता तो भोजन के रूप में कुछ भी पेड़ पौधे का कोई भी भाग आसानी से ये ले सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं, पचा पाते नहीं हैं। आप सभी ने देखा होगा, जो पशु है, पशु पौधों का शरीर खाते हैं, वो उसे पचा पाते हैं, लेकिन पचाने की क्षमता उनमें भी नहीं होती। उनकी जो अमाशय होता है, अमाशय में 4 कोष्ठ जो होते हैं, है ना, और मानव का जो अमाशय है इसमें एक ही कोष्ठ होता है। तो ये जो अमाशय है उसमें 4 कोष्ठ हैं, इन 4 कोष्ठों में से एक कोष्ठ में बैक्टीरिया बैठा रहता है, वहां पर बैक्टीरिया है। हमारे में बैक्टीरिया होगा तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले ही हो जाएगा, है ना। तो जो यहाँ पर पशु हैं, पशु के अमाशय में जो 4 कोष्ठ होते हैं, एक 4 में से एक कोष्ठ में बैक्टीरिया बैठा रहता है, और जब ये पौधों को खाते हैं तो इस बैक्टीरिया के द्वारा जो पाचन किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप पशु इसे पचा पाते हैं। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण पचा पाते हैं, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सेलुलोज जो है वो पौधों का शरीर जो है वो सेलुलोज का बना होता है, और इससे केवल पचा पाने की क्षमता किसमें है, बैक्टीरिया में है। उसके बाद अगला देखें ग्लाइकोजन। ये भी क्या है, हमारा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लाइकोजन की बात करें तो जंतुओं के शरीर में ये संग्रहित भोजन है, यानी कि जो हम भोजन ले रहे हैं शरीर जितना यूज कर पाता है, नहीं तो उसको संग्रहित कर देता है। और वहीं जंतुओं के शरीर में जो संग्रहित भोजन होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, और ये मांसाहार रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक शब्द सुना होगा आपने, स्टार्च। और स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या है, पौधों के शरीर में संग्रहित भोजन। तो जंतुओं के शरीर में संग्रहित भोजन जो है वो क्या है, ग्लाइकोजन है, जबकि पौधों के शरीर में संग्रहित भोजन जो है वो क्या है, स्टार्च है। और मनुष्य इसे आसानी से पचा पाता है ना, इसलिए मनुष्य इसका सेवन करता है। स्टार्च के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जैसे हम आलू काटते हैं तो उसमें से जो सफ़ेद प्रकार का, या फिर कच्चा आपने चावल देखा होगा, कच्चा धान जो है उसको आप फोड़ेंगे तो उसमें से सफ़ेद प्रकार का दूधिया कलर का जो निकलता है पदार्थ, वही क्या है, स्टार्च है। तो क्या है, स्टार्च क्या है, पौधों के शरीर में संग्रहित भोजन है, और इसे मानव आसानी से पचा पाता है। तो आशा करता हूँ तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं 1 ग्राम जो ग्लूकोज है, अगर 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना, शरीर में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। और देखा जाए तो एक स्वस्थ महिला को 2100 कैलोरी प्रतिदिन और स्वस्थ पुरुष को 2800 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में आ गया। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखें तो जो हमारा गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम,
केला, जौ, गन्ना, शक्कर, शहद, फल, दूध, मांस, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम चीज़ खाते हैं, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें देखने को मिलती है। तो जब भी एनर्जी का कमी होता है हम क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं ना। शक्कर खा लिए, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। गेहूँ खा लिए, उससे भी एनर्जी, डायरेक्टली हम गेहूँ नहीं खाते, गेहूँ का आटा बनाते हैं और आटा के माध्यम से या तो हम ब्रेड बना ले या फिर रोटी बना ले या बिस्किट बना ले, किसी भी माध्यम से हम उसका ग्रहण करते हैं तो वहाँ से भी हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। मांस खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, है ना, शकरकंदी खा रहे हैं, शलजम खा रहे हैं, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। चिप्स खाते हैं, चिप्स में भी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। चाउमीन, बर्गर खाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फास्ट फूड, बहुत जल्दी हमारे शरीर को एनर्जी देता है और बहुत जल्दी शरीर को समाप्त भी कर देता है, ठीक है ना। लगातार आप फास्ट फूड खाते रहिए, जो आपका जीवन 60 वर्ष का है 35-40 में भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब कार्बोहाइड्रेट की कमी की बात करें। कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से क्या होता है, अब इसका मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और जब ऊर्जा ही हमारे शरीर में नहीं होगा तो क्या होगा, शरीर जो ऊर्जा चाहिए वो शरीर में जो भी चीज़ें हैं, है ना, उनसे ऊर्जा लेना स्टार्ट करेगी और ऐसी अवस्था में क्या होगा, शरीर का वजन कम होने लगेगा, ठीक है ना। तो जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है हमारे शरीर में तो सबसे पहला काम क्या होगा, वज़न कम होगा। वज़न कम होगा, साथ ही साथ इसी से हमें कार्य करना है और जब वही प्राप्त हमें नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कार्य क्षमता में कमी आएगी, है ना, कार्य क्षमता में कमी आने लगेगी, है ना। और साथ ही साथ जब कार्य क्षमता में कमी आएगी, एनर्जी नहीं रहेगा तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, ठीक है ना। तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, शरीर बहुत जल्दी थक जाएगा, ठीक है ना। ये कमी के कारण हो गए। अधिकता होगा तो भी हमारे लिए नुकसान है, कमी भी नुकसान है, अधिकता भी नुकसान है। अधिकता होने की वजह से क्या होगा, शरीर में मोटापा देखने को मिलेगा और मोटा व्यक्ति जो होता है कार्य करने में उतना सक्षम नहीं होता, वो भी बहुत जल्दी थक जाता है। तो कमी भी हमारे लिए घातक है और अधिकता भी हमारे लिए घातक है, इसलिए संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। संतुलित आहार की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक बात देखते हैं कि प्रतिदिन एक स्वस्थ महिला है जो है, स्वस्थ महिला को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि एक स्वस्थ पुरुष की बात करें तो स्वस्थ पुरुष को 2800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ये प्रश्न के रूप में पूछे जा चुके हैं। अगले पेज पर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन की। हमने कार्बोहाइड्रेट समझ लिया, अब बात करते हैं प्रोटीन की। और प्रोटीन की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या था, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वैसे ही प्रोटीन की बात करें तो जो मानव का शरीर है, मानव का शरीर प्रोटीन से निर्मित होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या है, मानवों का शरीर जो है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन के बारे में देखिए तो ये क्या होता है, अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन, और ये प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। तो प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। और अमीनो अम्ल की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आवश्यक अमीनो अम्ल, पहला क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल, और दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल। दोनों में समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें आवश्यक है। अब इससे हम मतलब निकालें तो हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, अमीनो अम्ल की बात करें तो कुछ अमीनो अम्ल हमारा शरीर निर्मित कर लेता है और कुछ अमीनो अम्ल हमारा शरीर निर्मित नहीं कर पाता। तो आवश्यक अमीनो अम्ल जो है उसको हमारा शरीर निर्मित नहीं करता और इन्हें हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए इसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और इसी की जो कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की कमी कहते हैं। तो प्रोटीन की कमी कहें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी हो गई है। और दूसरा जो होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी कि इनका जो निर्माण है हमारा शरीर स्वयं कर लेती है ना। आवश्यक अमीनो अम्ल जो है इसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है ना। तो समझ गए आप आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारी होती है। तो 2 बीमारी है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पहले की बात करें, पहला है मरासमस है ना। और मरासमस की बात करें तो ये 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी प्रोटीन की कमी की वजह से ये बीमारी उनको होता है। अब बच्चे में प्रोटीन की कमी का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष से कम उम्र की बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली तो भोजन नहीं लेते है ना, डायरेक्टली भोजन नहीं लेते। माता का जो दूध होता है, दूध के सहारे ही सारे आवश्यक तत्व उनको प्राप्त होता है। तो अगर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में प्रोटीन की कमी है, अर्थात क्या मतलब निकलता है इसका कि उसके माता में प्रोटीन की कमी है। और जहाँ पर भी माना जाता है कि माता का जो आहार है उसमें प्रोटीन की कमी है, तो वहाँ पर देखा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो देश है उतना डेवलप नहीं है, जो माताओं की देखरेख सही से नहीं कर पा रहा है ना। पोषक पदार्थ जो गर्भावस्था में पोषक पदार्थ उनको प्राप्त होना चाहिए, उन पोषक पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मरासमस जो बीमारी है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जब प्रोटीन की कमी होती है उसकी वजह से होता है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाता, ये सभी अवरुद्ध हो जाते हैं। और ये जो बीमारी है इसका निजात अगर देखा जाए तो सही ढंग से नहीं हो पाता, इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता। दूसरा बीमारी है क्वाशीओरकर, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है। और 1 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जो प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है वो क्या होती है, क्वाशीओरकर, ठीक है ना, क्वाशीओरकर। और इसे देखें तो इस बच्चे के भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। तो प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी, मरासमस और क्वाशीओरकर, दोनों ही याद रखिएगा, प्रश्न के रूप में पूछे जाते रहे हैं। ठीक, चलिए आवश्यक अमीनो अम्ल जो है ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है, तो दूध, अंडा, दाल, सोयाबीन, पनीर, मछली, ये सभी जो हैं ये सब हम खाते हैं, इसके माध्यम से आवश्यक अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है। यानी कि जो प्रोटीन का कार्य क्या है, मानव शरीर का निर्माण करना। जितनी भी हमारी मसल्स हैं, मसल्स सभी प्रोटीन के माध्यम से बना हुआ है। इसलिए आप जिम वूम करते होंगे तो जिम वाला क्या बोलता है, प्रोटीन आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तब हमारा शरीर क्या होगा, बनेगा। यानी कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी जो मसल्स है वो टूटती है ना, मसल्स टूटती है और उसके गैपिंग को भरने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ऐसी अवस्था में जब प्रोटीन नहीं मिलता तो पुनः जो मसल्स है अपनी स्थान पर चली जाती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मसल्स बनाना है, मसल बिल्डिंग करना है तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन, जहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो दूध अगर बात करें तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है, केसिन प्रोटीन। उसके बाद जो हमारा हड्डी है ना, हड्डी में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। दूध में केसिन प्रोटीन, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन। उसके बाद हमारा जो रक्त है, ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है ना, रक्त में हीमोग्लोबिन। उसके बाद बात करें हमारा जो त्वचा है, बाल, नाखून और जो जानवरों के सींग हैं वो सभी के सभी किससे, केराटिन प्रोटीन से बना रहता है। किससे, केराटिन प्रोटीन से। जो हमारा त्वचा है ना, त्वचा हो गया, उसके बाद दांत हो गया, बाल हो गया, सींग हो गया, नाखून हो गया, ये सभी किसके माध्यम से, केराटिन के माध्यम से बना होता है। और जो हमारी मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। ये 3 जो प्रोटीन है ये हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है। तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए अगले पेज पर आते हैं। अगला है हमारा वसा, है ना। हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देख लिया, बड़े बड़े जो भी हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यक है, उसमें से एक अंतिम हमारा बचा हुआ है वसा। वसा की बात करें तो ये क्या है, जंतुओं और पादपों का संग्रहित भोजन है। यानी कि जंतुओं के द्वारा और पादपों के द्वारा जो भी भोजनों का संग्रहण किया जाता है वही क्या है, वसा है। आपने देखा होगा जो
इनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। जैसे सरसों का तेल, सरसों का दाना है, उससे हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, अरंडी से तेल निकालते हैं। तो वसा क्या है, जंतुओं एवं पादपों का संग्रहित भोजन है। और वसा की बात करें तो ये क्या है, वसीय अम्लों का बहुलक होता है। जैसे अभी अभी हमने प्रोटीन देखा था वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, वैसे ही वसा जो है वो वसीय अम्ल का बहुलक होता है। जैसे कि हमारा लिनोलिक हो गया, लाइनोलिक हो गया, ये सभी क्या है, वसा, वसीय अम्ल के बहुलक है। ठीक है ना, ये सभी वसीय अम्ल के बहुलक है। अब वसा की बात करें तो ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है जंतु वसा, जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है, और दूसरा होता है पादप वसा, जो पेड़ पौधों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब फैट है ना, ठीक है ना, जंतु वसा की बात करें तो जैसे दूध पीते हैं उसमें पाया जाएगा, पनीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, अंडा है, मछली का तेल है। तो जंतुओं से जितनी भी प्राप्त होने वाली है वो सभी के सभी क्या है, जंतु वसा है। और पादपों से जो भी प्राप्त होगा वो पादप वसा है। जैसे तेल, अखरोट, बादाम, नारियल है ना, मूंगफली, सरसों, तिल, सूर्यमुखी, ये सभी के सभी क्या है, पादप वसा है। इनसे तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं वसा की। तो वसा आप देखते होंगे दो प्रकार की वसाएं होती हैं। एक होती है असंतृप्त वसा और दूसरी होती है संतृप्त वसा। जो भी आप चिप्स वगैरह या कुछ भी बाहर से पैकेज वाला सामान खरीदते हैं तो उसके पीछे न्यूट्रिशंस का एक उसमें ग्राफ होता है, किस में क्या चीज़ कितना पाया जाता है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। आप नहीं देखे हो, कभी खा रहे हो, ठीक है ना, और ध्यान ना हो तो ये तो बहुत बड़ी गलती है कि हम क्या खा रहे हैं उसके बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है ना। तो कुछ भी खाने से पहले पीछे जो भी लिस्ट है वो तो अनिवार्य है, फसाई के द्वारा भी अनिवार्य किया गया है कि आपको पूरा लिस्टिंग देना पड़ेगा कि जो भी आप चला रहे हैं, जो भी खाने की वस्तुएं हैं उसमें आप क्या क्या डाल रहे हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड फैट वहाँ लिखा होता है, और दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा। दोनों में समझते हैं अंतर क्या है। असंतृप्त वसा की बात करें तो ये पादप वसाएं हैं, है ना, पादप वसाएं हैं। असंतृप्त वसा जो है वो पादप वसा है, और जबकि संतृप्त वसा की बात करें तो ये जंतु वसा है, यानी कि जंतु के माध्यम से। यहाँ पर हमने देखा जंतु वसा, पादप वसा, तो असंतृप्त वसा जो है पादप वसा है, और जंतु वसा क्या है, संतृप्त वसा क्या है, ये जंतु वसा होती है। अब यहाँ पर देखें तो दोनों में फर्क क्या है। असंतृप्त वसा की बात करें तो हर एक चीज़ देखा जाए तो हर एक चीज़ में कार्बन है। तो इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। कार्बन श्रृंखला के मध्य में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उससे हम असंतृप्त वसा कहते हैं। जबकि कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, वैसे वसा को हम सैचुरेटेड फैट या फिर संतृप्त वसा कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो ये असंतृप्त वसा दो प्रकार के होते हैं। जब भी पढ़ेंगे जो पीछे वाला लिस्ट मैंने बोला तो उसमें आपको एक सिस फैट देखने को मिलेगा, एक ट्रांस फैट देखने को मिलेगा। तो ट्रांस फैट या सिस फैट जहाँ भी देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, असंतृप्त वसा है। जबकि यहाँ पर संतृप्त वसा की बात करें, सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये जंतु वसा होती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए 1 ग्राम अगर मक्खन की बात करें तो 1 ग्राम मक्खन में हमें 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। यानी कि 1 ग्राम जो मक्खन है उसका ऑक्सीकरण जब होगा तो उससे हमें एनर्जी प्राप्त होगी, वो 9.3 किलो कैलोरी होगी। जबकि पीछे हमने देखा था ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज की हमने बात की थी, वहाँ पर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि संतृप्त वसा में देखें तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। ये कंपेयरिंग थोड़ा सा याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में हम इसे दे सकते हैं आसानी से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं वसा। वसा यदि शरीर में बढ़ जाए तो हृदय रोग उत्पन्न कर सकती है। ठीक है ना। जो फैट है अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो इससे हृदय रोग हो सकता है। जैसे कि जो हार्ट अटैक है ना, हिंदी में बोलते हैं हृदय आघात, है ना, हिंदी में होता है हृदय आघात। तो ये सभी समस्या किसकी वजह से, शरीर में फैट बढ़ने की वजह से होती है। अब समझते हैं कैसे। ठीक है ना। देखिए
जब वसा प्रधान आहार हम लेते हैं, वैसे आहार जिसमें वसा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, फास्ट फूड में भी देखने को मिलता है, इसलिए फास्ट फूड बहुत ही कम खाना चाहिए। तो वैसे आहार का सेवन हम ज़्यादा करते हैं जिसमें वसा ज़्यादा होता है ना, तो हमारे शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है ना। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हमारी रक्त वाहिनियों में जाकर जमने लगते हैं और उसकी जो भीतरी सतह है, भीतरी सतहों पर चिपकने लगते हैं और जो रक्त परिवहन होता है वो बाधित होता है और ऐसी अवस्था में ही हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है ना, फिर से समझाता हूं, जब हम वैसा भोजन करते हैं जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, हम यहाँ पर बात करें रक्त वाहिनियों की, है ना, रक्त वाहिनी यानी कि जो हमारी नसें हैं, इसके माध्यम से कार्य क्या है इसका कि रक्त, इसमें रक्त का प्रवाह होता है जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करती है, ऑक्सीजन को स्थानांतरित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो अधिकतर कार्य देखा जाए तो इसका है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये रक्त वाहिनियों की ये जो भीतरी परत है, भीतरी परतों पर जमने लगती हैं। और जब मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप में मिट्टी कंकड़ नहीं है तो उसका प्रेशर जो है एकदम नॉर्मल है, लेकिन जब उसमें मिट्टी कंकड़ सब भर जाते हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। इधर से उधर पानी भेजने में उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है और ज़्यादा फोर्स होगा तो जो हमारे इंजन है जिसकी वजह से हम पानी भेज रहे हैं उस पर लोड पड़ेगा। यही सिचुएशन हमारे शरीर में भी होता है और हार्ट अटैक यानी कि जो पंप करता है इसमें क्या हो जाता है, अटैक आ जाता है ना। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हृदय आघात बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें भी देखें, कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, लिपिड, है ना, क्या होता है, लिपिड। ठीक है ना। और लिपिड की बात करें तो लिपिड दो प्रकार के होते हैं सॉरी, एलडीएल और एचडीएल। तो यहां पर हम बात कर रहे थे एलडीएल की। एलडीएल दो प्रकार की होती है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड, यानी कि लिपिड की डेंसिटी जिसमें कम हो, और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपिड, है ना, यानी कि जिसमें इसका डेंसिटी ज़्यादा हो। अब यहाँ पर समझते हैं, एलडीएल जो है ये हमारे हृदय के लिए हानिकारक होते हैं और एचडीएल जो है ये उतने हानिकारक नहीं होते। ठीक, अब समझने का प्रयास करते हैं कि एलडीएल और एचडीएल में क्या फ़र्क है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं। ठीक है ना, इतना मोटा बना रहा हूँ, इतना मोटा होता नहीं है, बस समझने के लिए। ठीक, ये क्या है, रक्त वाहिनियाँ हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एलडीएल जो होता है वो क्या करता है। ठीक, देखिएगा, एलडीएल जो है वो जो हमारी ब्लड है, ब्लड में तैरते हुए चलता है ना। और तैरने के लिए क्या होना चाहिए, ये ऊपर आता है ना, ब्लड के ऊपर ऊपर तैरता है। तो जब ये तैरता है तो ब्लड के ऊपर रहता है। ठीक, तो क्या हुआ, ये इसमें ऊपर है, परिणामतः जो इसकी बाहरी भीतरी सतह है, भीतरी सतह में ये चिपकते जाता है। यहाँ चिपक गया, फिर अगली बार आया, यहाँ चिपक गया, यहाँ चिपक गया, ऐसे करते करते क्या होता है, एक परत बन जाता है। परिणामतः जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं इनकी जो मोटाई है, व्यास है, धीरे धीरे कम होता है और इससे क्या हो जाता है, हमारी जो ब्लड प्रेशर है ना, रक्त प्रवाह है, रक्त प्रवाह जो है वो बाधित हो जाती है। परिणामतः हमें हृदय आघात झेलना पड़ता है, हार्ट अटैक आता है। जबकि एचडीएल की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं ये रक्त में तैरते हुए नहीं चलता है, रक्त के बीचों बीच चलता है। और बीचों बीच जब चलेगा तो रक्त वाहिनियों की जो भीतरी परत है ना, भीतरी परत में इसका संपर्क नहीं होगा, परिणामतः ये रक्त के साथ प्रवाहित हो जाएगा और इससे जो देखा जाए तो हृदयाघात की संभावनाएं नहीं होती। तो ये फ़र्क है एचडीएल और एलडीएल में। अब यहाँ पर बात करें तेल की। सामान्यतः जो भी तेल होता है उसमें जो एलडीएल होता है घी की तुलना में अधिक होती है। इसलिए हार्ट अटैक अगर नहीं मंगवाना है ना, हार्ट अटैक से बचना है तो तेल के स्थान पे आप क्या करें, घी का प्रयोग करें। बाहर का जो भोजन होता है उन भोजनों में सरसों तेल के नाम पर वो पाम ऑयल यूज़ करते हैं और उन पाम ऑयल में ये एलडीएल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो पाम ऑयल खाना यानी कि बाहर का भोजन करना
करना बहुत ही परेशानी का कारण हो सकता है। वहीं बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैतून का तेल, और उसमें देखा जाए तो एलडीएल की मात्रा कम होती है। वो भोजन थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जहाँ ये 100 से 200 के आसपास मिलेगा, वहीं वो भोजन जो है वो 500 के आसपास मिलेगा। तो थोड़ा महंगा है लेकिन हमारे लिए अच्छा है। कभी भी बाहर का प्रयोग करें तो उसी ऑयल में बना हुआ भोजन का प्रयोग करें। तो ये समझ में आ गया कि सामान्य तेल जो होता है उसमें जो एलडीएल है वो घी की तुलना में अत्यधिक होती है, तो इस लिहाज से हमें घी का प्रयोग करना ज़्यादा फायदेमंद है। एलडीएल की बात करें तो सूर्यमुखी का जो तेल है उसमें न्यूनतम होता है। तो सरसों के तेल पे देखें तो सरसों के तेल से है ना, यहाँ पर सूर्यमुखी की बात करें तो इसमें न्यूनतम होता है, जबकि सरसों तेल की बात करें तो इसमें अधिकतम एलडीएल पाया जाता है। इसलिए भोजन बनाने में आप सूर्यमुखी का तेल का प्रयोग करें, ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है ना। उसके बाद गाय का जो घी होता है ना, गाय और भैंस 2 प्रकार का घी है, तो उनमें से गाय के घी में न्यूनतम पाया जाता है। साथ ही साथ आप मार्केट में देखते होंगे ट्रिपल रिफाइंड ऑयल पाया जाता है। सफोला गोल्ड का बेचा जाता है ट्रिपल रिफाइंड ऑयल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलडीएल है उसको इस तेल में से 3 बार बाहर किया गया है, 3 बार रिफाइंड किया गया है, तो उसमें भी एलडीएल न्यूनतम पाया जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप प्रतिदिन शारीरिक मेहनत करते हैं तो शारीरिक मेहनत करने वाले जो लोग हैं उन पर इसका प्रभाव बहुत ही कम पाया जाता है। हार्ट अटैक का आपने कभी भी सुना होगा, वैसे व्यक्ति जो बैठ के कार्य करते हैं, धनवान लोग होते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है। कभी नहीं सुने होंगे कि मजदूर को हार्ट अटैक आया है। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन शारीरिक वर्क करता है, शारीरिक कार्य करता है, परिणामतः उसका असर इस पर नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अगला देखते हैं यहाँ पर संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं। कहा जाता है ना कि हमें संतुलित आहार करना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ? तो वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो अनुपात है वो 4:1:1 का हो। ठीक है ना। तो संतुलित आहार क्या है? वैसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो अनुपात है वो 4:1:1 में हो। अर्थात हम अगर देखें तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का 4 भाग हो तो उसका 1/4 प्रोटीन हो और 1/4 वसा हो। सामान्यतः देखा जाए तो चावल, दाल और 1 चम्मच घी को हम संतुलित आहार के अंतर्गत रखते हैं। तो आप चावल खा लें, दाल खा लें और 1 चम्मच घी खा लें, उसे हम संतुलित आहार के अंतर्गत रखते हैं। संतुलित आहार की बात आई तो एक शब्द आता है पूर्ण आहार, यानी कि कंप्लीट डाइट। कंप्लीट डाइट किसे कहते हैं? यानी कि वैसा आहार जिसमें शरीर को जितनी भी चीज़ें आवश्यक हो उन सभी चीज़ों की आवश्यकता उससे पूर्ति हो जाए, उससे हम बोलते हैं पूर्ण आहार। यानी कि ऐसा आहार जिनमें शरीर के लिए आवश्यक सभी घटक उपस्थित होते हैं उसे हम बोलते हैं पूर्ण आहार। जैसे दूध है, दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, इसमें हर एक चीज़ पाया जाता है। सोयाबीन में भी लगभग पाया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। प्रश्न के रूप में भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसे पूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जाता है? सही उत्तर क्या होगा हमारा? दूध। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं विटामिन की, जो कि हमारा अंतिम टॉपिक होगा। ठीक है ना। विटामिन्स की बात करें तो शरीर में निम्न मात्रा इसकी आवश्यक होती है। उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं होता जितना हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। अब यहाँ पर विटामिन की बात करें तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इसकी जो घुलने की क्षमता है, घुलने की शक्ति है, उसके आधार पर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं ना। पहला वसा में घुलनशील और दूसरा पानी में घुलनशील। तो प्रश्न तो यहीं से कई बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है।
है ना। और ये ऑप्शन आपको पता है, शॉर्ट में एडेक याद रखेंगे। और विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील होता है, और वसा में घुलनशील जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों के चारों वसा में घुलनशील होते हैं। तो एडेक याद रखेंगे, इसी से आपका उत्तर मिल जाएगा। तो कई सारे प्रश्न तो आपके यहीं से हो गए। अब एक एक की हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं वसा में घुलनशील जो भी यहाँ पर विटामिन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला यहाँ पर बात कर सकते हैं विटामिन ए, है ना। प्रश्न यहाँ से भी कैसे पूछे जाते हैं, विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से विटामिन ए को क्या कहते हैं। याद रखिएगा रेटिनॉल। तो विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की बात करें तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गाजर, टमाटर, है ना, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल ठीक है ना। वर्तमान में आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को ऐसा मतलब ये जेनेटिकल मॉडिफाइड करके बनाया गया राइस है जिसमें विटामिन ए की मात्रा भी देखने को मिलती है। जैसे शहरों में लोग हैं उनको साग सब्जी अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए ऑप्शन ऐसा बना दिया गया कि आप गोल्डन राइस खा लें, आपको विटामिन ए की जो कमी है वहाँ से पूर्ति हो जाएगी। तो गाजर, टमाटर, गोल्डन राइस और साथ ही साथ जो पत्तेदार सब्जी है, मछली है, कलेजी, दूध, पनीर, इन सब से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। इसकी कमी से क्या होता है, हमें रतौंधी रोग होती है जिसे अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जो रतौंधी है ना, ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाती है। अब इसको समझते हैं क्या है। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि किसकी कमी से, लेकिन रतौंधी होती क्या है इसको समझते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता। कारण क्या है, हमारी जो आँख है ना, ये है क्या है, आँख है, यहाँ पर क्या है, हमारी पुतली है। तो यहाँ पर देखा जाए दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक होता है रॉड सेल और दूसरा कोन सेल है। तो रॉड सेल जो है ये स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, है ना, यहाँ पर ऐसी कोशिकाएं रहती हैं और ये जो बनी होती है वो रेटिनिन प्रोटीन की बनी होती है। और रेटिनिन प्रोटीन की बात करें तो ये रेटिनॉल और ऑप्शिन दोनों के मिलने से बनता है, उसी को हम बोलते हैं रेटिनिन प्रोटीन। रेटिनॉल और ऑप्शिन ये दोनों पाया जाता है कहाँ, ये रॉड सेल में। जब भी हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं या अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो ये रेटिना पे जो ये सेल हैं ये टूटते हैं और जुड़ते हैं, ठीक है ना, टूटते हैं जुड़ते हैं। यानी कि जब हम उजाले में जाते हैं, है ना, या फिर उजाले से अंधेरे में आते हैं तो ये फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, परिणामतः हम अंधेरे में देख पाते हैं, उजाले में देख पाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कारण क्या होता है कि जब हमारे शरीर में विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, और जो रेटिनिन प्रोटीन है रॉड सेल में पाया जाता है उसमें रेटिनॉल और ऑप्शिन होता है। तो जब रेटिनॉल की कमी होगी तो क्या होगा कि जो हमारी ये जो कोशिकाएं हैं ये टूटकर फैलता है, टूटकर फैलता है तो हम अंधेरे में देख पाते हैं। अब क्या होगा, ये टूटकर फैलेगा ही नहीं, ठीक है ना, टूटकर फैलेगा ही नहीं, और जब फैलेगा नहीं तो हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। यानी कि देखिएगा जो हमारी रेटिना है, ठीक है ना, रेटिना है, यहाँ पर रॉड सेल है, ठीक है, जब हम उजाले में रहते हैं तो कम प्रकाश को ये आंखों में आने देता है, यानी कि ये बहुत कम फैला रहता है, ठीक है ना। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन अचानक से फिर दिखाई पड़ता है। कारण क्या रहता है कि ये जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं ये टूट कर फैल जाती हैं, ये फैल गई तो यानी कि ज़्यादा जगह से प्रकाश इसमें जाने लगा तो हमारी आंखें आसानी से देख पाती है। और जब रेटिनॉल की कमी होती है यानी कि विटामिन ए की कमी होती है, ये टूट कर फैलना बंद कर देता है, जिससे हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देती, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले पर चलते हैं। विटामिन डी, है ना, अभी हम कर रहे हैं वसा में घुलनशील, और विटामिन डी की बात करें तो इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, प्रश्न के रूप में ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो मांसाहारी स्रोत होता है, जैसे मक्खन, घी, दूध, अंडे, मछली का तेल, ये सभी जो है यहाँ से विटामिन डी, या फिर सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश से जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज निकलती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, इसकी सहायता से हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, और उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आप
10, 12 या 1 बजे की धूप में मत बैठ जाइएगा, उससे हमारी शरीर का जो चमड़ी है कैंसर का शिकार हो जाती है ना, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो खतरनाक वहाँ पर होता है। सुबह 8 बजे है ना, 8 या 9 बजे से पहले तक के समय का जो धूप होता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, बाकी सारे हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी कमी से क्या होता है, जो बच्चे हैं है ना, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग इसको हम बोलते हैं रिकेट्स, जिसमें हड्डियाँ जो है हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। जैसे ये क्या हो गया, सर हो गया उसका है ना, उसके बाद ये क्या हो गया, शरीर हो गया, उसके बाद पैर जो ऐसे हड्डी होना चाहिए इसके स्थान पे हड्डियाँ ऐसे हो जाती है, हाथ की भी हड्डियाँ ऐसे हो जाती है, और ये शरीर हो गया, ये सर हो गया। तो आप देख रहे हैं रिकेट्स में क्या हो जाती है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। और वयस्कों में देखें तो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है, इसमें भी हड्डियाँ जो है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, क्योंकि विटामिन डी जो है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या होता है, कैल्शियम का अवशोषण करना, कैल्शियम को अवशोषित करके रखता है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत रहती है। और जब कैल्शियम का ये अवशोषण ही नहीं करेगा तो हड्डियां मजबूत नहीं होगी, आसानी से टूट जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, है ना। तो ये याद रखिएगा, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है, ठीक है ना। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं, और आप सभी को पता होगा इसे एक और नाम से जानते हैं, सौंदर्य विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन, है ना। लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से ये समझेंगे। अभी हम बात करते हैं जो फेयर एंड लवली होता है ना, बहुत प्रचार होता है लगाएं और काले से गोरे हो जाएं, जबकि ये भ्रम है। यहाँ पर समझते हैं क्या कारण होता है। विटामिन ई जो है इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ये कार्य क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, यानी कि जो शरीर में मुक्त मूलक होते हैं, डेड सेल होते हैं, इसकी संख्या को ये कम करता है। और डेड सेल की संख्या जैसे जैसे कम होती है, हमारे शरीर में जो ये झुर्रियाँ पड़ी रहती है ना, कुछ उम्र के बाद जो मुखड़ा है ना, मुखड़े में झुर्रियाँ पड़ने लगती है ना। तो ये सभी किसकी कमी की वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से होता है, क्योंकि मुक्त मूलक हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसका स्रोत क्या है, विटामिन ई का स्रोत क्या है, जान लेते हैं। ताज़े फल खाते रहें, हमेशा खूबसूरत आप दिखाई देंगे, सौंदर्य आपका बना रहेगा। उसके बाद काली चाय पीजिए, है ना। काली चाय का मतलब जिसमें दूध ना डाले, चीनी ना डाले, काली चाय पीजिए। इसमें विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है, विटामिन ई का, और इससे जो आपका चेहरा है, चेहरे पे निखार हमेशा बना रहेगा, हमेशा सौंदर्य बना रहेगा। विटामिन ई यहाँ से पाया जाता है, जबकि एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, फेयर एंड लवली विटामिन ई के साथ। विटामिन ई जब हमारे शरीर में जाएगा तब तो डेड सेल का वो नाश करेगा, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट में क्या करते हैं कि ये लीजिए, ये है आपका सौंदर्य का राज, इसमें विटामिन ई है जो आपके डेड सेल को मारेगा। डेड सेल को कहाँ से, बाहर से कैसे मार लेगा भैया, अंदर से मारेगा ना। तो बाहर से आप कुछ भी इस पे लेप लगा लें या कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, इससे सौंदर्यता नहीं आएगी। बस वो काम क्या करता है कि जब भी हम धूप में जाते हैं तो सूर्य की रोशनी की वजह से जो हमारे जो सेल डेड होते हैं, सूर्य की रोशनी को वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से हानिकारक नहीं होता हमारे लिए सूर्य की रोशनी। धूप में जब भी जाते हैं हमारा शरीर काला क्यों हो जाता है ना, तो यही कारण होता है। सबसे अच्छा है सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, धूप में जाइए, उसके बाद बने रहिए और विटामिन ई का सेवन करते रहिए, खूबसूरती तो ऐसे ही झलकती रहेगी, ठीक है ना। तो ताज़े फल खाइए, काली चाय पीजिए, ग्रीन टी है, ग्रीन टी भी एंटी ऑक्सीडेंट का बड़ा कार्य करता है। इसकी वजह से हमारा तो एक वजन घटता है और दूसरा है ना मोटापा, वजन नहीं घटता, मोटापा कम होता है, और दूसरा हमारी खूबसूरती को भी बरकरार रखता है। तो जिन्हें भी एकदम खूबसूरत रहना है, बहुत ज़्यादा उम्र में जवान लगना है, तो काली चाय, ग्रीन टी और ताज़े फल का सेवन करते रहें, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी कमी से क्या क्या होता है। तो जब इसकी कमी होती है तो महिलाओं का जो चेहरा है, चेहरे में पिंपल्स देखने को मिलता है, चेहरे पर झुर्रियाँ
महिलाएं ही नहीं पुरुषों में भी जो चेहरे पर झुर्रियाँ निकलने लगती है ना, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, वो विटामिन ई के कमी के कारण होता है। साथ ही साथ जो वृद्धावस्था की लक्षण है यानी कि बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। तो जवान रहना है ज़्यादा दिनों तक तो विटामिन ए को आप लेते रहें, ग्रीन टी, काली चाय, ताज़े फल खाते रहें, ठीक है ना। पुरुषों की बात करें तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलती है, पुरुष नपुंसक हो जाते हैं और नपुंसकता की स्थिति में उनकी जनन शक्ति समाप्त हो जाती है और वो जो बाल बच्चे होते हैं बाल बच्चों से वंचित रह जाते हैं। तो नपुंसकता का कारण होता है, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि प्रजनन की क्षमता जो है उसको बढ़ाता है, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, या फिर एंटी नपुंसक विटामिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। एंटी नपुंसक विटामिन यानी कि नपुंसकता को दूर करता है। तो ये सभी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक। ब्यूटी विटामिन समझ में आ गया, खूबसूरत रहना है, फेयर एंड लवली लगाने से कुछ नहीं होगा, क्या करें? विटामिन ई का सेवन करें। उसके बाद अगला हम देखते हैं विटामिन के, जिसे फिल्लोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन के को फिल्लोक्विनोन भी कहते हैं और इससे भी एक प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं, है ना। सामान्यतः इसकी बात करें तो सामान्यतः हमारा जो शरीर है वो इसका निर्माण कर लेता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो रक्त है, रक्त का थक्का बनाने। जैसे हमारा कहीं भी कट लग गया तो कट लगने के साथ ही ब्लड निकलता है और उसमें ब्लड जो है, ब्लड में क्लोटिंग ना हो, रक्त का थक्का ना बने। तो ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा भी चोट लग जाए तो हमारी जो खून है वो लगातार निकलती रहेगी, परिणामतः हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। तो विटामिन के का मुख्य काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग करना या फिर रक्त का थक्का बनाना, और बार बार यहीं से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है और जब नहीं बनेगा तो क्या होगा? थोड़ी भी चोट लगने से हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। इसका स्रोत देखें तो पनीर, टमाटर, है ना, हल्की हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, इन सब में भी विटामिन के की मात्रा देखने को मिलती है, लेकिन सामान्यतः हमारा शरीर इसका निर्माण कर लेता है। तो ये सभी हो गए हमारे वसा में घुलनशील। 2 बचे हुए हैं पानी में घुलनशील विटामिन, इसकी चर्चा करके हम सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो पानी में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे पहले विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी जो है, इसका अधिकतर जो विटामिन बी है उसका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है ना। विटामिन बी का अधिकतर निर्माण जो है हमारा शरीर कर लेता है, किसकी वजह से? ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से, है ना। हमारे शरीर में जो ई कोलाई बैक्टीरिया होती है उसके माध्यम से हमारे शरीर में अधिकतर विटामिन बी का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब भी तबीयत खराब होता है किसी का, है ना, तो ऐसी अवस्था में वो दवा लेते हैं और दवा के साथ डॉक्टर उन्हें एंटीबायोटिक भी देता है। एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया का सर्वनाश करता है और वो ये नहीं देखता कि वो हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया है या फिर हानिकारक बैक्टीरिया है, वो सभी बैक्टीरिया का सर्वनाश करता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में विटामिन बी का निर्माण होता है, वो एंटीबायोटिक जब हम लंबे समय तक लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक लेंगे तो ई कोलाई बैक्टीरिया को भी ये मार देता है। तो ऐसी अवस्था में जब लंबे समय तक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा भी दी जाती है, जिसके माध्यम से शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया नियमित बना रहे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं विटामिन बी जो है ये समूहों में पाया जाता है, यानी कि इसके बहुत सारे समूह हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, है ना। इसलिए विटामिन बी का डायरेक्टली नाम नहीं है, यहाँ पर अलग अलग नाम देखने को मिलता है और प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या नाम है और उसकी कमी से क्या रोग होते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो विटामिन B1 की बात करें, इससे थायमिन भी कहते हैं ना, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरी। तो विटामिन B1 इसे थायमिन कहते हैं और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। दूसरा है विटामिन B2, इससे राइबोफ्लेविन कहते हैं और इसकी कमी से
से हमारा त्वचा जो है वो फटने लगता है ना, जो फटन सी होने लगती है त्वचा में वो होती है। आँखों का रंग जो है वो लाल होने लगता है, जिह्वा जो है वो भी हमारा फटने लगता है। तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी3 को हम पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन बी3 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं और इसकी कमी की वजह से जो व्यक्ति होता है वो मंदबुद्धि होने लगता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं उनके ही बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो उसका कारण क्या है? विटामिन बी3 की कमी। ठीक है ना। उसके बाद विटामिन बी5 की बात करें तो इसका नाम देखा जाए थोड़ा सा लंबा है, सबसे लंबा नाम है विटामिन बी12 का। बी5 को बात करें तो इसको हम बोलते हैं निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन, है ना। नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड बी5 को कहते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होता है। ये क्या है? त्वचा का जो दाद होता है उससे पेलाग्रा कहते हैं और ये विटामिन बी5 की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन बी6 की बात करें तो इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, है ना। विटामिन बी6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है ना। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है और इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। उसके बाद अगला है विटामिन बी7 जिसे बायोटिन कहते हैं और बायोटिन की कमी से शरीर में लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सभी समस्या बी7 यानी कि बायोटिन की कमी की वजह से होती है। विटामिन बी12 की बात करें तो इसका नाम थोड़ा सा लंबा है, देखिएगा। साइनोकोबालामिन टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल, साइनोकोबालामिन टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल बी12 का नाम है और इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होता है। तो ये सभी याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा जितना भी है। चलिए अंतिम देखते हैं यहाँ पर विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है और ये एकमात्र विटामिन है जो दूध में नहीं मिलता। प्रश्न के रूप में ये भी पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो दूध में नहीं प्राप्त होता? तो वो है विटामिन सी। अगर दूध में होगा तो क्या होगा? दूध नहीं रहेगा, फट के क्या हो जाएगा? पनीर बन जाएगा, है ना। तो विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहते हैं ये दूध में नहीं पाया जाता। साथ ही साथ मांसाहार में भी नहीं पाया जाता। मांसाहार में अगर ये विटामिन सी की मात्रा हो, यानी कि जब मांस खराब हो जाता है तब कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो मांसाहार स्रोत भी विटामिन सी का नहीं होता। तो दूध में भी नहीं मिलता, मांसाहार में भी नहीं मिलता। दूध में मिलेगा तो दूध फट जाएगा, मांसाहार यानी कि मांस खराब हो चुका है। तो दोनों ही स्रोत इसका नहीं है। इसका स्रोत क्या है? तो जो खट्टे फल होते हैं वो इसके स्रोत है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया। जो भी चीज़ खट्टा लगता है वो विटामिन सी, है ना। आंवला हो गया, ये सभी के सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसकी कमी से देखें तो इसके कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं। तो ये सभी किसकी कमी की वजह से? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो ये सभी चीज़ें हमने देख लिया। मानव आहार हमने देख लिया। मानव आहार में हम क्या क्या लेते हैं, है ना। जो भी हम भोजन करते हैं उसके क्या क्या स्वरूप है, क्या क्या लेते हैं, इन सबको अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। और पहले इस टॉपिक को हमने इसलिए कर लिया क्योंकि अगला टॉपिक हम करने वाले हैं क्या चीज़? मानव पाचन तंत्र, जिसमें बार बार ये सभी टर्म्स आपको दिखाई देंगे। तो तब परेशानी ना हो, ये सभी टर्म्स परेशान ना करें, इसलिए पहले हमने मानव आहार कर लिया। अगला टॉपिक होगा हमारा मानव पाचन तंत्र। ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।